हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया नेम 3 सेक्टर ऑफ एक्टिविटी डन बाय पीपल। उन तीनों सेक्टर के नाम बताइए जो कि एक्टिविटी लोगों के द्वारा की जाती है। तो द वर्क डन बाय द पीपल क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लास्ट थर्ड टर्सरी। ये 3 सेक्टर होते हैं जिनके अंदर हम लोग हमारे काम करते हैं या फिर इंडिया में या वर्ल्ड लेवल पे लोगों के द्वारा काम किया जाता है। व्हाट आर द एक्टिविटी अंदर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी आती है? तो ऑल द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड एंड विद नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। जिसके अंदर भी सामान बनाया जाता है विद नेचुरल रिसोर्सेज, सभी को हम सेकेंडरी एक्टिविटी में रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग क्लोथ्स एंड एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये सारी इसी सेक्टर की एक्टिविटी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ वाज द वर्ड एग्रीकल्चर कॉइंड। ये वर्ड एग्रीकल्चर कैसे आया? तो द वर्ड एग्रीकल्चर इज एन इंग्लिश एडेप्शन ऑफ द लैटिन वर्ड एग्रीकल्चरा, जिसका मतलब होता है एगर मीन्स होता है फील्ड एंड कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। तो फील्ड पे होने वाली कल्टीवेशन को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने एग्रीकल्चर रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय एरेबल लैंड। एरेबल लैंड से आपका क्या मतलब है? ज्योग्राफिकली एरेबल लैंड इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर टर्म मीनिंग लैंड दैट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप। इसका यूज उस जमीन में किया जाता है जिस जमीन पर फसल उगा सकते हैं, उसको एरेबल लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन। अलग अलग प्रकार के कल्टीवेशन से आपको क्या तात्पर्य है? तो सबसे पहले हमें दे रखा है एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिशिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन। सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कल्टीवेशन होते हैं। सबसे पहले आया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर हम फसल उगाते हैं। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन ऑन सॉइल, मिट्टी के ऊपर होता है, इसके अंदर हम फसल वगैरह उगाते हैं। सेरिकल्चर इसके अंदर हम सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालने का काम करते हैं। पिशिकल्चर में हम ब्रीडिंग ऑफ फिश करते हैं जो कि हम टैंक्स या फिर पॉन्ड में करते हैं। विटिकल्चर में कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स आता है, अंगूर की पैदावार होती है। एंड हॉर्टिकल्चर में ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फॉर कमर्शियल यूजेज, जिसमें वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं उसमें हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है हाउ इज़ फार्मिंग क्लासिफाइड। फार्मिंग कैसे क्लासिफाइड किया गया, फिर फार्मिंग कैसे आया? तो फार्मिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। सबसे पहले आया सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा आया कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसके अंदर हमारा जो मेन मोटिव होता है ना, वो हमारा मेन मोटिव होता है पैसे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारा मेन मोटिव होता है अपनी जीविका के लिए, मतलब अपने लिए भोजन लायक उगाना। एंड कमर्शियल फार्मिंग में हम पैसे के लिए करते हैं काम, ठीक है। 7th क्वेश्चन को देखो। 7th क्वेश्चन आपसे दे रखा है राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर एक नोट लिखना है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर फैमिली। इसका अपने फार्मर अपनी फैमिली के लिए करता है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस अ स्मॉल आउटपुट। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, घर के लोग लेबर बनते हैं और अपने लिए फसल उगाते हैं, इसी को हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। एंड in intensive subsistence of the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor। इसके अंदर सिंपल टूल और ज़्यादा लेबर यूज़ करके अपने घर के लिए फसल उगाते हैं। मोर देन 1 क्रॉप इज़ ग्रोन एनुअली। मुश्किल से साल में 1 क्रॉप या 2 क्रॉप उगा पाते हैं ऑन द सेम लैंड, एक ज़मीन के ऊपर। एज द क्लाइमेट इज़ फेवरेबल एंड द सॉइल इज़ फर्टाइल। ये डिपेंड करता है ये क्लाइमेट फेवरेबल है या नहीं, सॉइल फर्टाइल है या नहीं। राइस इज़ द मेन क्रॉप। जो चावल होता है मेन क्रॉप्स होते हैं। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वेट, मेज, पल्सिस एंड ऑलसीड। बाकी फसल ये भी हो सकते हैं जैसे कि मेज, पल्सिस एंड ऑलसीड। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवैलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये बेसिकली हमारे इन जगहों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया व्हाट इज नोमाडिक हर्डिंग। नोमाडिक हर्डिंग क्या होती है? तो नोमाडिक हर्डिंग इज अ प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड ड्राई रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, पार्ट ऑफ इंडिया। इन जगहों पे होता है, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर में होता है। नोमाडिक हर्डिंग हर्ड्स में मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल एंड फॉडर अलोंग विद अ डेफिनेट रूट। इसके अंदर क्या होते हैं, जो भी फार्मर्स होते हैं ना या फिर जो फार्मिंग वाले हर्डमैन होते हैं, चरवाहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं विद जानवर और उनका खाना वगैरह लेकर के, पानी वगैरह। एक फिक्स रूट होता है, उसी पे द नोमाड मूव फ्रॉम प्लेस टू रिस्ट्रेन द क्लाइमेट एंड अलग अलग क्लाइमेट और अलग अलग लैंड स्केल में जाते हैं।
शीप, कैमल, याक, गोट एंड द मोस्ट कॉमनली रियर्ड बाय द नोमाड। जो मोस्ट कॉमनली होते हैं शीप होते हैं, कैमल होते हैं, याक, गोट होते हैं, इनको घुमाते हैं। ये एनिमल उनको मिल्क वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनकी फैमिली के लिए यूज़फुल होता है। और इन ड्रायर पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के ड्रायर पार्ट ऑफ हिस्से में देखें, स्पेशली साउथ वेस्ट एशिया, मोस्ट रूरल पीपल लिविंग बाय द रिलीजिंग लिवस्टॉक, मैनी ऑफ द नोमाड हु herd of animal over large territory constructed seeking good supply grass and water. The people live simply and carry their tent and belonging with them. They rear animals such as goat, sheep, camel and या जानवर को लेकर घूमते रहते हैं, टेंट वगैरह लगा के जहाँ पे रुकते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, इसी प्रकार से अपनी दिनचर्या को चलाते रहते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। क्या डिफरेंस होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग में और कमर्शियल फार्मिंग में। तो इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप आर यूज्ड एंड क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग में क्या कहते हैं, जो फसल उगाते हैं या फिर जानवर को पालते हैं, इनका मेन पर्पस होता है हमारा सेल इन द मार्केट, मार्केट में बेचने का। एंड दैट इज़ फॉर कमर्शियल, जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। वहीं जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, यहाँ पे क्रॉप जो होता है मेनली ग्रोन फॉर फार्मर फैमिली नीड, फार्मर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे दे रखा है व्हाट आर द 3 कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। 3 कैटेगरीज कौन सी होती है कमर्शियल फार्मिंग की। सबसे पहले दे रखा है द 3 कैटेगरी ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। पहला है ग्रेन, दूसरा है मिक्स्ड और तीसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग इन्वॉल्व दैट सिमल्टेनियस ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इंटरमिंगल्ड ऑन द सेम लैंड। एक जमीन पे एक एक अंतराल में 1, 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना। मिक्स्ड फार्मिंग इज द कंबाइनिंग ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस। मिक्स फार्मिंग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं 2 इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस को ऑन द सेम फार्म, एक ही जगह पे। अ टिपिकल केस ऑफ मिक्स फार्मिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ क्रॉप एंटरप्राइज विद डेयरी फार्मिंग। इसके अंदर एक जो टिपिकल केस होता है इसमें ये भी होता है कि फसल के साथ साथ डेयरी फार्मिंग भी की जा रही है, और दिस इज क्रॉप कल्टीवेशन विद लाइफ स्टॉक फार्मिंग, और एक क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है। मिक्स फार्मिंग में भी ट्रीटेड एज द स्पेशल केस ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग को हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए स्पेशल केस ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। दिस पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस सपोर्ट ईच अदर एंड ऐड टू द फार्मर्स प्रोबेबिलिटी। ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है एंटरप्राइजेस का, सपोर्ट करता है एक दूसरे को और ऐड करता है फार्मर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि प्रॉफिट अर्न होता है इससे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज ग्रेटर स्टेबिलिटी यील्ड एंड ओवर डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। बेटर यूज ऑफ ग्रोथ रिसोर्सेज बढ़िया होता है। बेटर कंट्रोल ऑफ वीड पेस्ट एंड डिसीज। वीड्स पेस्ट और डिसीज भी कम फैल पाते हैं, क्योंकि लगातार आप अगर उस पर ध्यान दे रहे हो, लगातार खेत में जा रहे हो, तो ये सब नहीं हो पाएंगी। वन क्रॉप में प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू अनदर। एक प्रोवाइड ये भी हो सकता है कि फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो अनदर को। वन क्रॉप प्रोवाइड शेल्टर टू अदर क्रॉप, शेल्टर भी प्रोवाइड कर सकता है। इरोजन कंट्रोल थ्रू प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस लीव ओवर द ग्राउंड सरफेस। लगातार फसल उग रही है तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। बेनिफिट ऑफ टू स्मॉल फार्मर ऑफ लिमिटेड मीन्स। जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं इनके लिए भी बेनिफिट होता है, इनके लिमिटेड मीन्स पूरे हो जाते हैं। 13 क्वेश्चन देखो, तो हाउ कैन वन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ईयर। मतलब कि कह रहा है कि आप नंबर ऑफ क्रॉप बढ़ा लीजिए कि साल में आपने कितने फसल उगाए हैं, और एरिया बढ़ा लीजिए, उससे भी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय इम्प्रूविंग इरीगेशन प्रैक्टिस यूजिंग फर्टिलाइजर, यूज हाई yielding variety of seeds and machinery in cultivation increase crop yield। मतलब कह रहा है कि बढ़िया क्वालिटी के फर्टिलाइजर, इरीगेशन फैसिलिटी यूज़ करें, H5 सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करें, और मशीनरी वगैरह का यूज़ करें कल्टीवेशन के। इससे भी हमारी जो फसल है इसमें वृद्धि हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ।